क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना है हमें रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में, ठीक है ना। तो यहां से मेन क्वेश्चन है, और मैंने लास्ट क्लास में इसको जब पढ़ाया था तो इसके ना ऑडियो बंद हो गई थी, तो क्वेश्चन 4-5 सॉल्व हैं, तो बस मुझे एक्सप्लेन करना है। आइए देखते हैं। कंपुटेशन ऑफ इनकम क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, देखो जरा। श्री रमेश हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। मैंने नई किताब खरीदी है, आप लोग भी नई किताब खरीद लेना। पुरानी होगी तो भी चल जाएगा वैसे, पर पूरे लेक्चर फिर मेरे खरीद लेना, तो बात एक ही है। चलो पढ़ना शुरू करें। तो इस पे निकालना क्या है भाई, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री रमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इफ ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। दो केसेस में इसकी आपको जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो देखो इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलिए ओके स्टार्ट करें। तो हमें ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, दोनों ही केसेस में कैलकुलेशन करना है उसकी ग्रॉस टोटल इनकम को। देखो जरा, आपको क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे रखना है भाई, इसी तरीके से रखना। कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम लिख देना पहले, ठीक है, ये लाइन नहीं खींचना है। उसके बाद यहां पर लिख देना फॉर द असेसमेंट ईयर। देखो मैं हर क्वेश्चन में ये चीजें नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। 2024-25 में पढ़ाने के लिए एक बार बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखूंगा, समय खराब होगा, आप लिख रहा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्या दिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। भाई ऑर्डिनरी रेसिडेंट में तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, पूरा आपको पढ़ा दूं चलो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन, जब उसका घर लंदन में है तो अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो फिर उसको भारत में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो अगर वो रेसिडेंट है तो देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इसका पूरी डिटेल पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, पैसा भारत में मिल गया। फॉर सर्विस रेंडर्ड इन लंदन, सर्विस कहाँ हुई है, लंदन में, 28,000 रुपए की। तो देखो जरा, सर्विस का पैसा कहाँ मिला, भारत में। तो कल मैंने वो चार्ट आपको पढ़ाया होगा, भारत में कोई भी पैसा मिल रहा हो, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, टैक्स तो देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन है, बिजनेस कंट्रोल्ड कहाँ है। एक मिनट ना, क्वेश्चन इधर भी खोल लेता हूं मैं, अच्छा रहेगा। चलो, कंट्रोल्ड का फ्रॉम इंडिया है, तो रेसिडेंट पे टैक्स लगेगा, नॉन रेसिडेंट पे नहीं लगेगा। फिर कानपुर बिजनेस पे इसको प्रॉफिट हुआ है, तो भाई दोनों ही केसेस में टैक्स लगेगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम 10,000 रुपए की है, तो दोनों ही केसेस में एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट होती है। क्लियर हो गया। आप कहेंगे सर आपने एग्रीकल्चरल इनकम वाला चैप्टर तो पढ़ाया नहीं है, भाई वो पढ़ा दूंगा आखिरी में, डोंट वरी, ठीक है। चलिए एक चीज नोट कर लो, इस चैप्टर का क्वेश्चन 100% पेपर में आता है और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। बस आखिरी में यहाँ पे जीटीआई लिख देना, ग्रॉस टोटल इनकम। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 11 के बाद तो 12 आता है, यहाँ पर सर 13 लिख दिया आपने, कुछ गलती कर दी क्या। अच्छा ओके, तो 12th क्वेश्चन को ना ऐसे ही सॉल्व कर दिया है इन्होंने यहाँ पर, मतलब इसमें बहुत वैसे नहीं है, देखो कैसे। भाई ये यहाँ पर चक्कर ये है, इन्होंने खुद ही ना आंसर कुछ दिया नहीं है, इसलिए ऐसे सॉल्व हो गया है। रिसीव्ड ₹10,000 इन इंडिया, बस इसके आगे पढ़ना ही नहीं है। पैसा भारत में मिला है तो टैक्सेबल हो जाएगा फॉर ऑल, ऑल केसेस, है ना। और 20,000 अर्न इन इंडिया, बट अर्न इन इंडिया है तो भी टैक्सेबल हो जाएगा फॉर ऑल केसेस। क्लियर हो गया। ओके। फिर भैया 10,000 अर्न एंड रिसीव्ड इन अफ्रीका, वही कमाया है, ठीक है, बट ब्रॉट इन इंडिया। तो देखो भाई, भाई तुमने कहीं भी कमाया हो, अगर तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगे ना तो तुमको टैक्स तो भरना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर है। फिर 28,000 were earned and received in Japan from a business which was controlled and managed in Japan and the amount was not brought into India। तो ये भी जो रेसिडेंट है ना, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है। देखो रीजन क्या है, जो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया में बने हो तो आप दुनिया के किसी दूसरे देश में तो टैक्स भरोगे नहीं, है ना। आप यहाँ के ऑर्डिनरी रेसिडेंस उस फाइनेंशियल ईयर में हो तो ऑब्वियसली यही वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है।
तो इसमें ऐसे ही लिखना है टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, और क्या। फिर ई पॉइंट क्या है, 16,000 वॉज एन अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम फ्रॉम सम अर्लियर ईयर्स विच वॉज ब्रॉट टू, अर्लियर मतलब बहुत पहले कई सालों की, विच वॉज ब्रॉट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। तो भाई देखो, ये पुरानी इनकम है ना, पुरानी इनकम भारत पे लाने पे टैक्स नहीं लगता है, कल ही मैंने पढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, इसी तरीके से करना है। 13 क्वेश्चन को आईएमपी टिक कर लो, पता है पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बताया ना कि मैं 2010-11 से इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ फॉर द बी कॉम, है ना, ग्रेजुएशन लेवल में। मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो मुझे पता है पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो भैया इसलिए ध्यान से पढ़ना, इसको सीरियसली पढ़ना। चलो, श्री हनुमान प्रसाद हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर्स, कितना, 31 मार्च 24, राइट। तो पी वाई में इनकी इनकम 31 मार्च को दी हुई है। इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया फ्रॉम अ कंपनी, इंडिया फ्रॉम मतलब इंडिया में पैसा मिल रहा है भाई, तो टैक्सेबल ही होगा। अच्छा, कौन कौन से केसेस में करना है, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट, तीनों केस में करना है। 12वां क्वेश्चन है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, देखो जरा। इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया है, तीनों ही केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बढ़े। सर, इनकम ग्रॉस फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंग्लैंड एंड स्पेंड देयर 10,000, ध्यान से देखो, 10,000 रुपए इंडियन कंपनी से है, इनकम है, डिविडेंड या इनकम डिविडेंड है, तो भाई टैक्सेबल ही होगा, वो तो इंडियन कंपनी का पैसा है ना, तो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया है सर, आगे लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन पाकिस्तान। देखो बेटा, रिसीव कहीं भी करो, पर इनकम इन इंडिया है ना, 20,000 रुपए, तो टैक्स लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। सर, डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन इंग्लैंड एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक देयर, तुमने वही पैसा इंग्लैंड में रिसीव किया, वहीं के बैंक में जमा कर दिया, तो दो केसेस में टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, तो बेटा टैक्स तो भारत में देना पड़ेगा, तो ऑर्डिनरी पे लगेगा, इन दोनों पर नहीं लगेगा। क्लियर हो गया ना। फिर अगला कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, कानपुर में आपका एक बिजनेस है, ओके। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता मैनेज फ्रॉम द यूएसए, मैनेज फ्रॉम डजेंट मैटर बेटा, आप बिजनेस कहाँ कर रहे हो, कोलकाता में, 20,000 रुपए का, तो यार तीनों पे टैक्स तो लगेगा ही, तीनों केसेस में लगेगा, चाहे आप ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, नॉन रेसिडेंट हो। क्लियर हो गया। फिर बिजनेस फ्रॉम यूएसए कंट्रोल्ड फ्रॉम कानपुर हेड ऑफिस, लो बेटा फंस गए तुम, कानपुर में हेड ऑफिस है, यूएसए में बिजनेस है, तो दो केसेस में ही टैक्स लगेगा, नॉट ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी, है ना, नॉन रेसिडेंट पे नहीं लगेगा। क्लियर, वो अपने कंट्री में टैक्स भरेगा। फिर आते हैं सर आखिरी वाला जो है, इनकम अर्न इन ऑस्ट्रेलिया, 25,000 रुपए, ऑस्ट्रेलिया वाले में पूरा पढ़ लो एक बार यहाँ पे। ही हैज अर्नड इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव देयर बट ब्रॉट इनटू इंडिया 25,000। आप कहोगे सर पिछली क्वेश्चन में आपने ब्रॉट इनटू इंडिया में तो बोला था नहीं लगेगा, बेटा वो ब्रॉट इनटू इंडिया ना, प्रीवियस कई ईयर्स की इनकम को बोला था मैंने, प्रीवियस ईयर की नहीं, ठीक है, वो पिछले साल की इनकम है, इसलिए उस पर लगेगा। हिज मैटरनल अंकल सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस, उसके मामा जी ने उसको एक बैंक ड्राफ्ट दिया है एज अ गिफ्ट टू हिज, शादी में भाई ये गिफ्ट उफ्ट मिलता है ना, तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, एग्जम्प्टेड होता है, हालांकि इसकी भी लिमिट होती है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो गिफ्ट ऑन मैरिज फ्रॉम रिलेटिव इज नॉट इनकम टैक्स, टैक्सेबल इनकम है ना, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी इज नॉट इज टैक्सेबल, ओके। चलिए, तो ये हो चुका है, दो क्वेश्चन हो गए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। अगेन मुझे ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद है, छोटू क्वेश्चन पेपर में आएगा, और मेरे टाइम पे बीकॉम में 15 नंबर का आता था, अब आपका जितने नंबर का पेपर होता हो उतने हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बंदा है, उसका नाम क्या है, दिनेश, इज अ इंडियन सिटीजन। अच्छा एक बात बताओ, क्या सिटीजन होने से इस रेसिडेंशियल स्टेटस पर कोई फर्क पड़ता है, नहीं। और ये तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हैज द फॉलोइंग इनकम इन द प्रीवियस ईयर, इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री फॉर सर्विस रेंडर्ड इन दैट कंट्री, उसी कंट्री में सर्विस रेंडर्ड किया है,
फॉरेन कंट्री में सर्विस रेंडर्ड किया और इनकम रिसीव किया, कहाँ? इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री फॉर सर्विस रेंडर्ड इन दैट कंट्री कंप्यूटेड। देखो बेटा ऐसा है कि तुम क्या हो, इंडियन रेसिडेंट हो और तुम सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है? तो तुम भले उस ईयर में नॉन रेसिडेंट हो या रेसिडेंट हो या तुमने पैसे कमाए ना, तो तुम टैक्स तो भारत पे ही भरोगे, राइट? तो टैक्स तीनों केसेस पे लगेगा। आओ जरा देखो ये 50, 50 एंड 50 क्लियर हो गया। फिर आगे क्या है सर? आगे लिखा है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान कहां से आ गया भाई बीच में? कोई बात नहीं है, पाकिस्तान में आपकी जमीन है और आपने पैसा कमाया है। तो देखो भाई, एग्रीकल्चर इनकम ना भारत वाली टैक्स फ्री है, पाकिस्तान वाली नहीं है। तो टैक्स तो देना पड़ेगा आपको। फिर तो आप तो सरकारी कर्मचारी हो गए, है ना? तो किसको देना पड़ेगा? ऑर्डिनरी अगर आप हैं। नॉट ऑर्डिनरी अगर आप हो जाएंगे तो नहीं देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ सर, बात समझ में आ चुकी है। चले आगे बढ़ जाएं। सर ये डिविडेंड जो है ना, ग्रॉस बाय एन इंडियन कंपनी पेबल आउटसाइड इंडिया 10,000। देखो जरा, डिविडेंड मिला है, इंडियन कंपनी है, तीनों ही केसेस पे टैक्स लगेगा, आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पैसा मिला है, तीनों ही केसेस में आप टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है? फिर इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक इन इंग्लैंड। देखो इंग्लैंड के बैंक से ब्याज मिला है, तो अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस में आपका ऑर्डिनरी है तो ही लगेगा, इन दोनों पे नहीं लगेगा। क्लियर हो गया ना? ओके। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चार्ट पढ़ाया था, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पर आपको ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आए। सर 15 में क्या है? देखो 15 क्वेश्चन कह रहा है, जो हिंदी मीडियम के छात्र है ना भाई, वो मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ पर कॉन्सेप्ट तो सब वही है, तो भाई आप भी मेरे साथ पढ़ो। मिस्टर प्रसाद के पास फॉलोइंग पर्टिकुलर्स है प्रीवियस ईयर 23-24 में। कंप्यूट हिज जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम इफ ही इज अ नॉन रेसिडेंट। लो धोखे से कॉलम मत बना लेना, पहले से 3-3 सिंगल कॉलम बनाना है नॉन रेसिडेंट का। तो उसको सैलरी मिली है फॉर अ 3 मंथ रिसीव्ड इन इंडिया, कंप्यूटेड लिखा है 9,000 रुपए की। तो क्या इस पर टैक्स लगेगा? हाँ सर बिल्कुल लगेगा, 9,000 रुपए की सैलरी पर, ठीक है? Sir, dividend received in Germany from a British company out of which 3,000 were remitted to India। देखो बेटा, यहां पर क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड इन जर्मनी एंड इनकम एंड बिजनेस इन पाकिस्तान और नॉट टैक्सेबल। ये भैया नहीं है, यहां पर टैक्स नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये कौन है? नॉन रेसिडेंट है ना। ऑर्डिनरी होता तो हो जाता उस पे। इनकम फ्रॉम पाकिस्तान वाला भी नहीं होगा, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक इन इंडिया, इंडिया का है, तो नॉन रेसिडेंट पे भी टैक्स लगेगा। क्लियर है? फिर सर अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट। देखो बेटा, तुम्हारी पुरानी इनकम है, तुम भारत में ला रहे हो तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। हाँ बेटा, अगर तुम नॉन रेसिडेंट भी हो लेकिन अगर तुम भारत में रह रहे, भारत में तुमने हाउस प्रॉपर्टी से कोई घर घर है तुम्हारा, उससे पैसे कमाए हैं, तो टैक्स तो देना पड़ेगा, 3,400 देना पड़ेगा। ये आंसर है। यहाँ पर जीटीआई जरूर लिखना, ग्रॉस टोटल इनकम। फॉर द असेसमेंट ईयर तो हर बार लिखा करो। क्लियर है? 15वां क्वेश्चन भी हो गया। सर 16वां क्वेश्चन तो आप पढ़ के नहीं आए लगता है, ऐसा बेटा ऐसा नहीं है। चलो 16वें पर आओ। तो पढ़ के नहीं आए हो तो क्या हुआ, यही लाइव करेंगे। चलो 16वें क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रॉम द, अब हाँ अब टाइम लगेगा, बढ़िया कॉलम वोलम बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो बनाएंगे, मेहनत करेंगे भाई आपके लिए, इनकम टैक्स पढ़ाना जो है मुझे। चलिए सर, following are the income of Shri Amarnath for the financial year 2023-24। सर पहले कॉलम वॉलम तो खींच लो 16वें क्वेश्चन का। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 16। देखो मेरी आदत है पूरा प्रॉपर लिखने की, है ना? तो कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। भाई राइटिंग पर मत जाना, आपको समझ में तो आ ही रहा है। यहां पर क्या लिखोगे? फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। क्लियर हो गया? फिर कॉलम बनाओ। अच्छा मैंने क्वेश्चन में ये तो देखा नहीं है कि कितने केसेस में करना है, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट में।
कौन सा क्वेश्चन है ये? 16 है। चलो देख लेते हैं अभी। सर तीनों ही केसेस में करना है, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट। अच्छा है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो चलो यहां पर ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, यहां से ले लेते हैं। पर्टिकुलर्स इतने में आ जाएगा। सर ये वाला जो है ना ऑर्डिनरी का है, ये नॉट ऑर्डिनरी का है और नॉन रेसिडेंट का है। चलो ये भी हो गया। पर्टिकुलर्स, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एक ही बात है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सर इस पर लिखा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन इलाहाबाद बैंक दिल्ली 1200 रुपए। भाई दिल्ली में पैसे जमा कर रहे हो इलाहाबाद बैंक में तो टैक्सेबल ही होगा ना, तो इसको ना इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट लिख देता हूं मैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। कितने रुपए हैं सर? 1200 रुपए। देखो डिजिटल बोर्ड में लिखने में ना राइटिंग थोड़ी इधर उधर हो ही जाती है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है सर, दूसरा दिया है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अफ्रीका इन्वेस्टेड इन नेपाल। मतलब अफ्रीका में तुमने 10,000 रुपए कमाए हैं, तो अगर आप रेसिडेंट हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनकम पूरा ही लिखो। आपको पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, पेपर आपका है, एग्जाम में आपको बैठना है। सर उसके बाद दिया है डिविडेंड रिसीव्ड इन द यूके। भाई मिला यूके में है, फ्रॉम द अमेरिकन कंपनी, आउट ऑफ दिस 2000 वर रेमिटेड टू इंडिया। ध्यान से देखो, टोटल बेटा 10,000 कमाया है। अगर आप रेसिडेंट है ना तो पूरे 10,000 पर टैक्स दो। ठीक है, तो डिविडेंड इनकम 10,000 सिर्फ रेसिडेंट पर लगेगा, दोनों पे नहीं लगेगा। आप इंडिया कितना लाए डजेंट मैटर। Sir, income from salary of 3 months of for working in the Indian Embassy's office in Australia and salary received there। भाई आपको इंडियन एम्बेसी में काम किया है तो देखो यार, इंडिया से रिलेटेड पैसा है तो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगा ये। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी लिख देता हूं मैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। जो नए स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझना है, कुछ डाउट है, तो आप डाउट पूछ भी सकते हैं मुझसे। ठीक है, डाउट पूछने का तरीका क्या है इस क्वेश्चन के बाद मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप मुझसे कनेक्ट होकर के डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, मान लो ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो कैसे पूछोगे सब बताता हूं मैं। फिर आगे बढ़ते हैं सर, 72,000 का खेला हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, आउट ऑफ विच 10,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन पाकिस्तान एंड द बैलेंस रेमिटेड टू इंडिया। देखो जरा, इस बंदे ने कितने पैसे कमाए? 15,000 रुपए। अगर ये इंडियन रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो पूरा टैक्सेबल होगा, बाकी फिर नॉन टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान रेसिडेंट पर टैक्सेबल होगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना कमाया भैया इसने? 15,000 रुपए, बाकी दोनों पे टैक्स नहीं लगेगा। सर आखिरी वाला पढ़ो आप तो। देखो आखिरी में क्या है, पेंशन इनकम इन बेल्जियम फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया विद लिमिटेड कंपनी। देखो यार, आपने भारत में सर्विस रेंडर्ड की है ना तो पूरा टैक्सेबल होगा, चाहे आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। क्लियर हो गया ना? पेंशन इनकम कितना अमाउंट है? 20,000। दैट्स इट, खत्म। तीनों का टोटल कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलो जरा टोटल 12, सर 10 10 10 20 और 21, 221 और 72 कितने होते हैं सर? आप तो बताओ जल्दी भैया। यार 70 और दो 72 और एक 73 और सर 93, 200 प्लस 15,000 और ये। यार कैलकुलेटर के साथ कर लो,
टोटल 128,200 आ रहा है। 128,200। सर दूसरे वाले का तो 93,200 अभी किया ही था हमने। सर तीसरे वाले का बता दो, सेम आएगा। क्लियर हो गया। इसको क्या लिखेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। आप पूरा लिखना, पेपर में ऐसे शॉर्टकट नहीं चलेगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है, अब हम चलते हैं 17वां में। आप कहेंगे सर एक बात बताइए, क्या आप इस चैप्टर को पूरा आज ही खत्म कर देंगे? यार मेरी इच्छा तो है खत्म करने की, देखते हैं कहां तक वो पता है। कितने क्वेश्चन दिए हैं? ज्यादा नहीं है, 21 तक है, खत्म कर लेंगे। है ना, अगले चैप्टर में अगला दिन अगले चैप्टर पढ़ेंगे। 17वें पर आते हैं, चलो। अच्छा अब लाइन वाइन भी नहीं खींचूंगा मैं, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए सर। 17वें क्वेश्चन में मिस्टर दर्शन अर्न्स द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है भैया, आठ छह इनकम दी हैं, तो आपको तीनों ही केसेस में करना है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, तीनों केसेस वाला ही पेपर में आता है। आप इसको आईएमपी टिक कर लीजिए, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17वां सॉल्व करते हैं हम। थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है यार कॉलम वॉलम बनाने में। अब ये जीटीआई यूटीआई सब लिख लेना आप, ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, चलिए। ओके सर, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। देखो अब तो समझदार बच्चे हो गए ना, सब लिख लेना। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। देखो बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो दो केसेस में लगेगा, नॉट ऑर्डिनरी पे नहीं लगेगा। क्लियर हो गया ना? ओके, समझ में आ गया? नहीं सर, देखो एक चीज समझो जरा। इंडिया में पैसा कितना आ रहा है? विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, हाफ द प्रॉफिट बिंग रिसीव्ड इन इंडिया। देखो फंस गया बंदा। तो इसका जो आधा अमाउंट है ना, 80,000, वो नॉट ऑर्डिनरी पर भी टैक्सेबल हो जाएगा। ऑर्डिनरी पर दोनों टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी पर दोनों, मतलब 180 160, है ना। और ऑर्डिन नॉट नॉन रेसिडेंट पर हाफ अमाउंट, जो इंडिया पैसा आ गया वो उस पर भी टैक्सेबल होगा। तो चलो इसको अपन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे यहां पर सर? बिजनेस इनकम इन पेरिस। 1,60,000, 1,60,000, और इसका आधा 80,000। आप कहेंगे सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या आएगा। देखो यहाँ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इतने समझदार तो आप होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। चलिए सेकंड पार्ट, सेकंड कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है सर? सेकंड है इनकम फ्रॉम अ पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन द यूएसए कंप्यूटेड, मतलब फाइनल सब मिला के निकाला है। बेटा इंडिया से तुम पेंशन ले रहे हो तो टैक्स तो लगेगा ही, ठीक है। तो पेंशन इनकम फ्रॉम इंडिया 32,000, तीनों केसेस पे टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। सर ये 40,000 रुपए कमा रहा है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान एंड ब्रॉट इट टू इंडिया। 40,000 बेटा तुमने पाकिस्तान में कमाया है ना, ठीक है। कमाया कहाँ? पाकिस्तान में। तो देखो ऐसा है, अगर तुम इंडियन रेसिडेंट हो ना ऑर्डिनरी, तभी टैक्स लगेगा, ठीक है। ब्रॉड इनटू इंडिया हो सकता है तुम घूमने आए हो भारत में, तो तुम पे टैक्स थोड़ी लगा देंगे। एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, 40,000 रुपए। मैं जब बीकॉम का एग्जाम दिया था, उसमें श्रीलंका वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े। इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन द यूके एंड रिसीव देयर 32,000। देखो बेटा, तुम्हारी प्रॉपर्टी यूके में है, तुमने वहीं पैसा कमाया, तो अगर तुम इंडियन रेसिडेंट हो तो टैक्स तो देना पड़ेगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम अगर रेसिडेंट हो तो ही टैक्स लगेगा, बाकी केसेस में नहीं लगेगा। क्लियर हो गया ना। फिर सर ये पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, सर इसके आगे मत पढ़ो, बिल्कुल सही है, इतने में ही समझ जाओ। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया, मतलब पुराने साल की विदेशी आय भारत लाई गई, तो क्या टैक्स लगाओगे, नहीं लगाएंगे सर। सर गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम अ रिलेटिव रिसीव्ड इन इंडिया 80,000 रुपए। एक बात बताओ, गिफ्ट मिला है रिलेटिव से, तो क्या टैक्स लगाओगे, नहीं सर, गिफ्ट में नहीं लगाते हैं, रिलेटिव्स लिखा है ना। अब आप कहोगे सर रिलेटिव्स का मतलब क्या है, देखो ये बहुत डीपली है ना, इतना डीपली बी कॉम में नहीं पढ़ना है, जब आपको प्रैक्टिस वैक्टिस करना होगा तो पढ़ना। रिलेटिव्स में फिर कौन कौन आएगा, वो सब चीजें, ये वो सीए में सब है यार, वहां पढ़ना पड़ता है। चलिए, तो 17 क्वेश्चन हो चुका है, फाइनल आंसर हमें निकालना है, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल एक बार। तो चलो टोटल करें। सर 192 और ये सर क्या चक्कर है यार, ये प्लस 40 + 32 बहुत खतरनाक है सर, मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो भैया 160 और 40 ये जोड़ दो, 200 हो गया, और 64, 264 ये लो, 264। सर 192 तो यहाँ का हो गया, और सर 8 3 11 मतलब 112, 112 लाख ये लो। दैट्स इट। यहाँ पर क्या लिखोगे, ग्रॉस टोटल इनकम पूरा लिखना है आपको। तो 17 क्वेश्चन तक हो चुका है, अब हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। आई एम वेरी हैप्पी कि ये चैप्टर खत्म होगा, थोड़ा बोरिंग था ये, क्योंकि यार देखो ये मेन इनकम टैक्स तो है नहीं, मेन इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर से मानता हूं, जो कि अगला चैप्टर है, वो बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें उसमें मुझे आपको सिखानी है, और मेन इनकम टैक्स वहीं से शुरू होगा। क्लियर हो गया। पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्री अशोक हु इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हाँ ठीक है भाई, दो चीजें हैं, मतलब रेसिडेंट का करना है, लेकिन कौन सा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देखो घबराना नहीं, सिंगल का ही करना है, एक ही है इसमें, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का 24 25 में उसका प्रॉफिट है। सर आप इसके लिए कॉलम काहे को खींचेंगे 18वें क्वेश्चन के लिए, यहीं पे बता दो, सिंगल प्लस माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो ऐसा कर लेते हैं, तो देखो यहीं पर मान लो हमारा क्वेश्चन सॉल्व शुरू, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन द यूएसए रिसीव्ड इन इंडिया, देखो बेटा रिसीव्ड इन इंडिया लिखा है ना, 1 लाख रुपए, क्या टैक्स लगाओगे, हाँ सर बिल्कुल लगाएंगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया लिखा है, तो 1 लाख रुपए ले लो। फिर सर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म इन इंडिया, देखो ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म इन इंडिया, एक फर्म के प्रॉफिट इसको मिल रहे हैं। अब एक चीज समझो जरा, किसी पार्टनरशिप फर्म का अगर कोई प्रॉफिट मिलता है, वो एग्जम्प्ट होता है। आप कहोगे सर ये तो पढ़ाया नहीं, देखो यार आगे पढ़ाऊंगा ना अभी, मतलब समझ जाओ अभी। कौन से सेक्शन में एग्जम्प्ट होता है, मैं मुझे सेक्शन भी याद है, सेक्शन 2A। क्यों होता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में बेटा वहां से जो पैसे आ रहे हैं ना, ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है, समझ में आ गया। ओके। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इन इंडिया, ये तो समझ गए, यहां से चलो ये एग्जाम्प्ट होता है सेक्शन 2A में। फिर आगे सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द यूएसए डिपॉजिटेड देयर, एक बात बताओ बेटा, तुम्हारा मकान यूएसए में है, तुम वहां पैसा जमा कर रहे हो, तुम नॉट ऑर्डिनरी हो, तो तुम पे टैक्स क्यों लगाएंगे, नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया, पैसा कहां मिला, पैसा सर भारत में मिल गया, फंस गया ना तुम, रिसीव्ड इन इंडिया हो गया, तो पैसा तुमको टैक्स देना पड़ेगा, मत करो रिसीव, वहीं खर्च कर दो तो नहीं देना पड़ेगा। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, रुक जाओ सर, जैसे ही मैं इतना पढ़ता हूं आप क्या बोलोगे, सर आगे मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं पढ़ने का, बात सही है। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम पर हम टैक्स लगाते ही नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन द यूके विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, वेट करो, बिजनेस कंट्रोल्ड कहां से है, इंडिया पर, तो टैक्स लगेगा, आगे मत पढ़ो, 70,000 रुपए।
सर इसमें तो 2 पर ही टैक्स लग रहा है, नहीं 3 पर। ये तो 1,40,000 प्लस 70 मतलब 2,10,000, ये आ गया आंसर। तो भाई आप इसको जमा लोगे, बन जाएगा ना? हाँ जी सर, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो कर लेना इसको। चलिए आगे बढ़ जाएं। 19वें क्वेश्चन पर आते हैं। सर ये तो बड़ा अलग सा क्वेश्चन लग रहा है सर, ये क्या चक्कर है? देखो यार, 19वां क्वेश्चन मैं कराने को करा दूं, पर मैं इसको नहीं कराऊंगा। इसमें ना पूरे दिन गिनने पड़ेंगे, और पहले दिन गिन करके आपको बताना है कि वो बंदा क्या है ना? मतलब कौन कौन से साल में वो क्या चक्कर रहा उसका, भैया पूरा गिनना पड़ेगा। ठीक है, होमवर्क। दिन कैसे गिनोगे, देखो मैं फिर बता देता हूं। मैं अभी कितना भी पढ़ा दूं एज अ स्टूडेंट, जब तक आप वो जो स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ाया था मैंने, बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस याद नहीं करोगे, ये सवाल नहीं बनेगा भाई, है ना? और जब याद कर लोगे सर, 2 बेसिक कंडीशंस हैं, 2 में से एक पूरा करेगा तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एडिशनल सेटिस्फाइड कर दे, अगर वो नहीं कर रहा है तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, और एडिशनल भी कर दे तो ऑर्डिनरी हो जाएगा। इस टाइप के हैं, तो वो एक बार पढ़ लेना, इसको कर लेना। तो मैं तो कहता हूँ छोड़ो, पेपर में ये नहीं आता है। 19वां, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा इसमें, ग्रॉस टोटल इनकम निकालने का, बस ज्यादा मत उलझो। तो 19वें को छोड़ो। सर इसके आगे तो सब में ऐसे ही दिया है सर, ये तो आप बोल रहे हैं छोड़ दो, 20वां भी छोड़ दो, तो सर तो चैप्टर ही खत्म हो गया है। हाँ ठीक है, देखिए एक चीज क्लियर बता दूं, ध्यान से सुनिए सभी लोग। चैप्टर खत्म, बस इतना ही पढ़ना। आप ये को यकीन करना पड़ेगा मेरे ऊपर, ठीक है? यहां पर देखो, मैं इनकम टैक्स में क्या पढ़ा रहा हूं और किन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूं वो भी देखो। भाई ये ना ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूं, बीकॉम। अब वो चाहे कई टैक्सेशन वाले भी होते हैं, बीकॉम टैक्सेशन वाले स्टूडेंट तो भैया फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। कई लोगों में आखिरी सेमेस्टर में होता है, कई फाइनल ईयर में। आपको जहां भी पढ़ना हो। ऑब्लिक कई बार ना एमबीए में भी टैक्सेशन रहता है कई जगहों पर, बीबीए में भी रहता है। बीकॉम मतलब मान के चलो भाई, जिसको भी ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है, तो मुझे मालूम है एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? और देखो, एक बीकॉम का बच्चा भाई, अब उसको आपको टैक्स एक्सपर्टाइज ही बनना है सर, हमको तो टैक्स में प्रैक्टिस करनी है सर, इनकम टैक्स में ऑफिस खोलना है, तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। हाँ मुझे सब आता है यार, मैं तो सीए में हूँ, मुझे सब मालूम है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, है ना? मैं टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ मैं लोगों की, मुझे आता है, मैंने आर्टिकलशिप में सब सीखा है। ठीक है, लेकिन मैं एक जब ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो रिलेवेंट चीजें ही पढ़ाऊंगा, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, और मुझे मालूम है क्या क्या चीजें लगभग आनी है। ठीक है, तो आपको मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब देखो कैसे ट्रस्ट करना, इन द सेंस मैंने क्लियर बता दिया है, रेसिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर से आपको 2 चीजें पेपर में पूछी जा सकती हैं। पहली चीजें कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना। इस ये कैसे सीखोगे, पूरा इस चैप्टर को देखो, कितने 2 मिनट में चैप्टर खत्म। उसके लिए एक बेसिक कंडीशंस होती हैं, एक एडिशनल कंडीशंस होती हैं, इसको भाई पढ़ लेना, और एग्जाम के पहले तो बिल्कुल प्रॉपर रिवीजन करके जाओगे। मैं तो कहता हूं बिफोर बिफोर द डे ऑफ एग्जाम, उसी दिन भी बिफोर एग्जाम भी रिवीजन करके जाओगे, तभी बनेगा। ठीक है ना? दूसरा, उसके बाद जब आपने रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लिया, तो वो या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंस होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस होगा, फिर नॉन रेसिडेंट होगा। इसके बाद मैंने इस चैप्टर में आपको एक टेबल पढ़ाया था। आप कहोगे सर हम उस टेबल की फोटो खींच लेंगे मोबाइल में और वही पेपर में ले जाएंगे, यही करोगे क्या? चलो, उसमें 8 तरीके की इनकम बताई गई थी। मुझे तो टेबल दिख नहीं रही, पर ना विजुलाइज करके देख सकता हूं। तो सर उसमें ना स्टार्टिंग के 2 वाले ना सभी में टैक्सेबल थे। ठीक है, ये लफड़ा ही खत्म। तो ये थोड़ा पढ़ लेना, बस टेबल में बिना देखे बता सकता हूँ, मेरे को याद है, पर मैं विजुलाइज करके देख रहा हूँ। तो वो टेबल जो पढ़ाया था ना मैंने, ठीक है, आप कहेंगे नहीं सर हमें तो दिखा दो सर वो टेबल, आप ऐसे ही बोल रहे हो, तो लो भाई आ जाओ, यहीं कहीं होगी टेबल, वो ये लो, ये वाली टेबल। 8 कॉलम दिए, मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग के 4 तो सभी में टैक्सेबल है। ठीक है, कौन कौन से? रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या इनकम ऑकरिंग और राइजिंग इन इंडिया, और डीम टू बी ऑकरिंग और राइजिंग इन इंडिया।
तो आखिरी के 4 और पढ़ लेना, और क्या। तो ये टेबल याद हो जाएगी ना, तो आपको हेल्प हो जाएगी कि कौन सी चीज किस पे टैक्स लगते हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, क्योंकि मैंने इनकम टैक्स सीए लेवल का पढ़ा हुआ है ना। तो बहुत बड़े बड़े टीचर से पढ़ा है मैंने, इंडिया के जो टॉप टीचर्स हैं उनके थ्रू मैंने पढ़ा है। इन चैप्टर्स को सीए लेवल पर बहुत एडवांस तरीके से पढ़ाते हैं। मेरे पास दूसरी टेक्निक्स भी हैं, पर वो मैं ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को नहीं बताता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपको इतना ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, और बहुत सारे बच्चे देखो ऐसा है कि आखिरी में 2 दिन पढ़ के जाते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए भी काम आएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही है, रेसिडेंशियल स्टेटस का ये पार्ट, थर्ड पार्ट था, आप लोग इसको पढ़िएगा। अब हमारा मेन इनकम टैक्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज। क्लियर हो गया। अब एक चीज और है, अभी स्टार्टिंग के वीडियोस हैं, ये वीडियो हो सकता है आप यूट्यूब पर देख रहे हो सकता है आपने मेरा कोर्स बाय कर लिया हो, तो आपको कहाँ मिल जाएगा, मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अब देखो जरा, अगर आपको आपका एग्जाम अभी 2025 है ना में है, या 24 के एंड में है, तो आपको यही पढ़ना है। असेसमेंट ईयर कौन सा, 24-25, राइट। इसका जो कोर्स है अभी अक्टूबर चल रहा है, मैंने अक्टूबर में स्टार्ट करा है, दिसंबर तक में मैं खत्म कर दूंगा। 3 महीने का कोर्स है, और मान लो दिसंबर बहुत खींचा तो जनवरी, राइट। तो इनकम टैक्स की किताब आप खरीदने जाओगे मार्केट में, तो पता है अमेजन प्राइम पे, अभी देखा अमेजन पे ही देखा मैंने, कितने 700 रुपए की आ रही है। आप कहेंगे नहीं सर 700 की नहीं आती है, एक मिनट देख लेता हूं मैं कितने की आती है। इस पे लिखा होगा ना, ये है एससी मेहरोत्रा की, भाई 575 रुपए लिखा है। चलो, 575, ठीक है। तो देखो जरा, मैंने क्या किया है, जितने रुपए की बुक आती है ना 575 की, मैं आपका इनकम टैक्स का कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है। पूरा कोर्स 599 रुपीज में, चलो 10-20 रुपए ज्यादा, ठीक है। 599 रुपीज में क्या कर रहा हूं मैं, 599 रुपीज में आपको मैं क्या दूंगा, यही पूरे वीडियो लेक्चर्स। कौन से, यही जो पढ़ा रहा हूं मैं। तो आपको फायदा ये होगा कि देखो, आप कोचिंग पढ़ने जाओगे, ऑब्वियसली अगर आपको पढ़ना है सीरियसली, तो आपको फीस तो देनी ही पड़ती है। 599 रुपीज में मैं क्या दे रहा हूं, 599 रुपीज में कंप्लीट कोर्स दे रहा हूं मैं, इनकम टैक्स का वीडियो लेक्चर दे रहा हूं मैं, ठीक है। जिसमें कितना कितना चीजें पढ़ाऊंगा वो भी देख लो। स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर रहेंगे। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, मान लो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया मैंने, अभी एग्रीकल्चर एंड इनकम छोड़ दिया है, आखिरी में पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर उसके बाद हेड्स पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। पांचों हेड, 5 चैप्टर ये हो गए। 5 चैप्टर पढ़ने के बाद आखिरी में आता है तो ग्रॉस टोटल इनकम निकालना, जीटीआई। उसके बाद टैक्सेबल इनकम निकालना, ठीक है, ये 2 चैप्टर हो गए। उसके बाद आता है डिडक्शंस, स्टैंडर्ड कौन कौन से डिडक्शंस हैं। और फिर आखिरी में ना थ्योरी आती है, फिर कुछ और चैप्टर्स हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, और ये वो अदर 2-4 चैप्टर मिसलिनियस है। मतलब ये पूरा कोर्स आपको मैं करवाऊंगा। कोर्स ड्यूरेशन जनरली कितना है, 3 मंथ्स है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि सर हमको ना लाइव क्लास में पढ़ना है, तो देखो लाइव क्लास में ना मंथली फीस रहती है 500 रुपीज की, तो आप मंथली फीस वाले में जुड़ सकते हो। और आपको सिर्फ ये वीडियो लेक्चर चाहिए तो 599 रुपीज में कंप्लीट कोर्स आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा मेरे चैनल पे। मेरा एप्लीकेशन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा, वहां से भी देख लेना, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो किस तरीके से पढ़ना है। यूट्यूब पर सारे वीडियोस नहीं आएंगे, तो ये कुछ स्टार्टिंग कुछ चैप्टरों की वीडियोस यूट्यूब पर जरूर डालूंगा मैं, जिससे स्टूडेंट्स को मालूम पड़ जाए कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स। क्लियर हो गया। चलिए, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।